नमस्कार। अफ्रीकन यूनियन से क्या आशय है, G20 में इसकी प्रासंगिकता पर हम चर्चा करेंगे। अफ्रीकन यूनियन का आशय है कि अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का अपना एक संगठन है। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के समस्त देश सम्मिलित हैं। इस संगठन की अगर हम शुरुआत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका ऐतिहासिक अगर स्वरूप देखें तो वह 60 वर्ष लगभग पुराना है। पहली बार मई 1963 में 32 अफ्रीका देशों का अपना एक समूह इथियोपिया में यहाँ पर मीटिंग हेतु उपस्थित हुआ। वहाँ पर तय किया गया कि एक समूह बनाया जाए जो अफ्रीका महाद्वीप के देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उपनिवेशवाद के दंश को झेलने वाले जो राष्ट्र हैं उससे मुक्ति हेतु यहाँ पर कार्य करें। तब मई 1963 में OAU के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का एक समूह बनाया। उसके बाद 1999 में इस समूह की एक मीटिंग यहाँ पर हुई थी। उस मीटिंग में निर्धारित किया गया लीबिया में कि अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उसको एक विस्तारीकरण का स्वरूप देने हेतु 55 देशों का एक समूह अफ्रीकन यूनियन के तौर पर यहाँ पर बना। इसकी आधिकारिक घोषणा के परिप्रेक्ष्य में जुलाई इसको मूर्त रूप यहाँ पर दिया गया। तब से अफ्रीकन यूनियन उभर कर सामने आया। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन अपनी एक भूमिका का यहाँ पर निर्वहन करता है, उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन भी अपनी एक भूमिका को अफ्रीका महाद्वीप के देशों के हित संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समय समय पर उठाते यहाँ पर रहता है। अगर हम अफ्रीकन यूनियन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन की अपनी एक संसद है, अफ्रीकन यूनियन की भी अपनी एक संसद है। वहाँ पर यह अफ्रीका के देशों के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होती है। अफ्रीकन यूनियन ने शांति, सुरक्षा, वित्तीय संस्थान, मानवाधिकार और न्यायिक संस्थान भी स्थापित किए हुए हैं। जिन देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों का समूल नाश होता है, तख्तापलट की घटनाएं भी पाई जाती हैं, तो उन देशों को यह अपने समूह से यहाँ पर अलग कर देता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के पुनः स्थापित होने पर उनको अपने समूह में पुनः स्थापित करता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें 2009 में मेडागास्कर, 2012 में माली में जब तख्तापलट हुआ था, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ था, तो उनको अपने समूह से अलग किया गया था। और बाद में जब लोकतांत्रिक मूल्य वहाँ पर स्थापित हुए तो इसके बाद अफ्रीकन यूनियन से उनको जोड़ा गया था, जो इसकी एक मुख्य उपलब्धता और प्रासंगिकता को दर्शाता है कि लोकतांत्रिक मूल्य और संप्रभुता के प्रति विशेष तौर पर से इसका लगाव है। जहाँ तक इस समूह को बनाने की अगर हम प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो यही था कि अफ्रीका महाद्वीप में जो उपनिवेशवाद के दंश को यहाँ पर राष्ट्र झेल रहे थे उनकी मुक्ति के लिए इसने यहाँ पर कार्य किया। अगर हम G20 के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता को देखें तो वह इस रूप में यहाँ पर उभर कर सामने आती है कि आज विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रहा है, जिसको हम जलवायु परिवर्तन के तौर पर देखते हैं। उस जलवायु परिवर्तन के दौर में बहुत सारी उभरती हुई समस्याएं विश्व के सामने उभर कर सामने आ रही हैं। तो उन समस्याओं के निदान हेतु इस महाद्वीप के पास उसका समाधान है। तो इसलिए G20 के लिए यह एक वरदान के तौर पर यह समूह उभर कर सामने आएगा। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लगभग 65% कृषि योग्य भूमि इस अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और उसका उपयोग खाद्यान्न उपलब्धताओं के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें इन क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की उपलब्धताएं बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका महाद्वीप में 60% अगर हम देखें आपकी जो नवीकरण ऊर्जा है
उसको बनाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता इस अफ्रीकी महाद्वीप के पास है। इसके अतिरिक्त 30% से अधिक जो खनिज हैं आपके नवीकरण और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो भी आपको अफ्रीकियन यूनियन अर्थात जो अफ्रीका के जो देश हैं 55 देश, उनके पास इसकी उपलब्धता यहाँ पर पाई जाती है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार से अगर हम देखें तो यहाँ पर लिथियम आयन जो बैटरी के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, कांगो में उसकी उपलब्धता है, जो दुनिया का लगभग आधा कोबाल्ट इस यहाँ पर पाया जाता है। तो इसकी अपनी एक भूमिका इस रूप में भी हम इस समूह की हम देख सकते हैं, जिसको हम अफ्रीकन यूनियन के तौर पर जानते हैं। विश्व में लगातार तेज़ी से विकास की जो अवधारणा पाई जा रही है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो लगातार इनका बढ़ता हुआ अपना शहरी जो क्षेत्र है वो बाज़ार के एक केंद्र के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। तो हर एक राष्ट्र अपनी व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर इसको देख रहा है। तो G20 के लिए इसकी अपनी एक प्रासंगिकता इस रूप में भी यहाँ पर है। भारत की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो व्यापारिक उपलब्धताओं के लिए जो अफ्रीका महाद्वीप है वो एक उपयुक्त इस रूप में देख सकते हैं। हम 48 देशों के साथ उप सहारा अफ्रीका की भारत की द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध यहाँ पर स्थापित हैं। वर्ष 2020 और 2021 में कुल 46.82 अरब डॉलर द्विपक्षीय व्यापार भारत का हुआ है। वर्ष 2022-23 में अगर हम देखें तो 82.13 अरब डॉलर भारत ने यहाँ पर व्यापार अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ किया है। तो ये एक व्यापारिक गतिविधियों की उपयुक्तता को भी भारत के साथ जो निकट संबंध हैं उसके स्वरूप को दर्शाता है। जून में 2023 में 15 अफ्रीकी देशों के राजदूतों के साथ वाणिज्य मंत्री की बैठक यहाँ पर हुई, जो अलग अलग मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो भारत की व्यापारिक गतिविधियों की उपलब्धताओं को भी दर्शाता है। तो इस तरीके से अफ्रीकी महाद्वीप की अपनी एक उपयुक्तता है, जो हर एक देश हर एक समूह के लिए इसकी महत्वशीलता को यहाँ पर दर्शाता है। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में बात करें, विशेष तौर पर से AU के बारे में, अफ्रीकन यूनियन की उपलब्धियों का अगर हम स्वरूप देखेंगे तो इसने आतंकवाद के दंश को मिटाने में भी इस समूह ने अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें हम साहेल से लेकर उत्तरी मोजाम्बिक और पूरे अफ्रीका में आतंकवाद को मिटाने में इस समूह ने अपनी भूमिका निभाई। इसके अलावा बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोमोरोस, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, माली जैसे देशों की हिंसाओं को रोकने में भी अफ्रीकन यूनियन ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 2022 में इथियोपिया सरकार और दक्षिण अफ्रीका में टाइग्रे पीपुल लिबरेशन फ्रंट के बीच एक शांति समझौता करने में भी इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से अफ्रीकन यूनियन की अपनी एक भूमिका है, जो आने वाले निकट भविष्य में न केवल G20 के लिए एक प्रमुख माध्यम बनेगा, इसकी अपनी एक जो भौगोलिक उपलब्धताएं हैं, भारत के साथ भी इसकी अपनी एक व्यापारिक गतिविधियां निकट भविष्य में जिस रूप में पहले हैं उससे एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर देखी जाएंगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो इस आधार पर अफ्रीकन जो यूनियन है वो अपनी एक भूमिका को निकट भविष्य में स्थापित करेगा और G20 में इसकी जो भूमिका है वो इस रूप में है कि वह समूह राष्ट्रों की आवश्यकताएं पूर्ति का अपना एक माध्यम बनेगा और इस यूनियन को भी अपनी जो भौगोलिक संस्कृति है, अपनी जो उपलब्धताएं हैं, समाज में विशेष तौर पर से वैश्विक स्तर पर आगे आने का अपने उत्थान और उन्नयन को और अपनी जो प्रक्रिया है, विशेष तौर पर से हम कह सकते हैं जो उनकी
समाज के साथ कदम बढ़ाने का उसको अवसर मिलेगा, इसकी हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। यही इसकी अपनी एक प्रासंगिकता G20 के साथ है, इसके सदस्य के तौर पर उभर कर सामने आएगी। धन्यवाद।